नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा पहली शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर ये पीडीएफ पाना चाहते हो आप लोग तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शास्त्र की परिचर्चा को। आज के शास्त्र का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज के शास्त्र का कि निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? चीफ की दावत, वापसी, दोपहर का भोजन, बूढ़ी काकी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वापसी। क्या होगा? वापसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। वापसी जो कहानी है ये किसकी कहानी है? ये उषा प्रियंवदा की है। किसकी है? उषा प्रियंवदा की। उसके बाद चीफ की दावत जो है भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी है। इसके मुख्य पात्र हैं चीफ की दावत का सामनाथ, जो माँ जैसे रिश्ते की अवहेलना करके भी तरक्की पाना चाहता है, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ अपने बॉस के सामने वो नहीं आने देना चाहता है माँ को, और माँ के साथ जो है बुरा व्यवहार रखता है। भीष्म साहनी इस कहानी के माध्यम से ऐसी मानसिकता पर करारा चोट करते हैं और संदेश देते हैं कि मूल से जड़े बिना तरक्की संभव नहीं। उसके बाद है दोपहर का भोजन। ये जो है अमरकांत द्वारा लिखित कहानी है, जो सिद्धेश्वरी इस कहानी की प्रमुख महिला जो है वो पात्र हैं। इस कहानी के माध्यम से एक भारतीय नारी द्वारा अपने पति एवं पुत्रों के लिए नित्य प्रति त्याग एवं संघर्ष को व्यक्त किया गया है, जिसकी गणना कहीं भी नहीं की जा सकती। उसके बाद है बूढ़ी काकी कहानी। बूढ़ी काकी किसकी है? प्रेमचंद्र की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रेमचंद्र की किन कहानियों से देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? कौन सी? किस कहानी में? रियासत का दीवान, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? रियासत का जीवन और शतरंज के खिलाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी। ए और सी हमारा किस ऑप्शन में है? ये है हमारा सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या पूछा है? 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां जो हैं वो क्या हैं? समाज सुधार, गीत काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता और इतिवृत्तात्मकता। तो द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख
यह मुख्य प्रवृत्तियां जो हैं वो कौन सी हैं? वो हैं स्वच्छंदता और इतिवृत्तात्मकता। तो क्वेश्चन का सही आंसर, अरे सॉरी गलत हो गया, समाज सुधार है, स्वच्छंदता नहीं है। स्वच्छंदता गीत काव्य नहीं है और ए और डी सही है। तो ये और डी हमारा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या है उसे भी देख लेते हैं कि जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने युग को, द्विवेदी युग को क्या कहा है? जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है और इसकी जो समय है वो क्या माना है? 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत लिख रखा है। इसकी समय मानी है 1893 से 1918 तक माना है। इस युग का नाम आचार्य महावीर द्विवेदी के नाम पर रखा गया, द्विवेदी युग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिंब के अंतर्गत तत्व हैं, कौन से हैं? विवरणात्मकता, कल्पना, सपाट बयानी, इंद्रियता। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विवरणात्मकता और कल्पना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी किस ऑप्शन में है? तो ये हमारा है बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में? पूछा है कि अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? मैथ्यू अर्नाल्ड ने, क्रोचे ने, लॉजाइनस ने, इलियट ने। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्रोचे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या पूछा है 6 नंबर क्वेश्चन में? पूछा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है? तो सबसे पहले जो हमारा निबंध आएगा वो कौन सा आएगा? श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ जो है इसका समय है 1942। फिर आएगा हमारा अशोक के फूल। अशोक के फूल इसका समय है 1948। फिर आएगा अर्धनारीश्वर, इसका समय है 1952। फिर है सिरसी की याद आई, इसका समय है 1995। तो राइट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या ये रही। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की 1942 की। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी 1948। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर 1952। सिरसी की याद आई विद्यानिवास मिश्र 1995। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या पूछा है कि निर्देश इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क है।
स्थापना क्या है? कि दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्ति मनुष्य गांधी का हरिजन ही हो। तर्क है इसका, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो इसका जो है वो राइट आंसर क्या होगा? आर ये दोनों सही हैं या गलत हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि स्थापना और तर्क दोनों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या पूछा है 8 नंबर क्वेश्चन में? पूछा है कि निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृतांत हैं कौन से हैं? याद न हो कि ना याद हो, अरे यायाबर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक, जिनकी याद हमेशा रहेगी। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है? वो हो जाएगा कि अरे यायाबर रहेगा याद और आखिरी चट्टान। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी। बी और सी हमारा किस ऑप्शन में है देखते हैं। बी और सी हमारा डी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। याद हो कि ना याद हो और अरे यायाबर, ये जो है इसकी विधा है संस्मरण। काशीनाथ सिंह रचनाकार हैं इसके। और अरे यायाबर यात्रा वृतांत है आगे का। आखिरी चट्टान यात्रा वृतांत है मोहन राकेश का। जिनकी याद हमेशा रहेगी संस्मरण है अमृत राय का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या पूछा है 9 नंबर क्वेश्चन में? कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य हैं कौन से हैं? तितली, उर्वशी, इरावती, झरना। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उर्वशी और झरना, जो हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी और डी। बी और डी किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तितली जो है वो उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, और उर्वशी काव्य है, इरावती उपन्यास है, झरना जो है काव्य है। रचनाएं चारों ही जयशंकर प्रसाद की हैं, पर इसकी विधा जो है वो अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या पूछा है 10 नंबर क्वेश्चन में? कि निम्नलिखित में से गीत नाट्य कौन से हैं? अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग या त्रिशंकु। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसमें से जो गीत नाट्य हैं वो कौन कौन से हैं? अग्निलीक और उन्मुक्त। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए और बी। तो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अग्निलीक, एक बार क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। अग्निलीक है गीत नाट्य है भारत भूषण अग्रवाल का। उन्मुक्त जो है वो भी गीत नाट्य है सियाराम शरण गुप्त का। नेपथ्य जो है वो नाटक है मीराकांत का। त्रिशंकु जो है वो निबंध है अज्ञे का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। काफी बड़ा क्वेश्चन है। पंक्तियां दी गई हैं और उसके रचनाकार हमको सुमेलित करने हैं। काव्य पंक्तियां हैं और रचनाकार हैं। इसमें जो काव्य पंक्तियां हैं वो कौन सी हैं? पहली पंक्ति है कि पंडित पढ़िया असल सत बखाई, देही बुद्धि बसंत ना जाई।
ये पंक्ति जो है वो किसकी है? हरप्पा की है। उसके बाद है कि 12 बरस ले कुकर जिहे और 13 ले जिए सियार। ये जो पंक्ति है वो किसकी है? ये जो है जगनीक की है। अगली पंक्ति है कि बाढ़ बड़ कौशल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे। ये जो पंक्ति है वो विद्यापति की है। अगली पंक्ति है कि जाति ओछा पाती ओछा जन्म हमार। ये जो है रैदास की है। रैदास ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो जाति ओछा पाती ओछा जन्म हमार रैदास की है। तो डी का पांचवा हमारा किस ऑप्शन में है? ये सिर्फ हमारा ए ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद के बारे में, रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में, और नंद दुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? कि ना खास हिंदी ना खास उर्दू जवान गोया मिली जुली हो। उपर्युक्त जो कथन है वो किसका है? अब इसके ऑप्शन देखते हैं। क्या है इसके ऑप्शन? ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये कथन था किसका था? ना खास हिंदी ना खास उर्दू। ये कथन जो था शिव प्रसाद सितारे हिंद का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? शिव प्रसाद जो सितारे हिंद थे इनके कुछ महत्वपूर्ण रचित ग्रंथ हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। इनका जो ग्रंथ है वो क्या है? ग्रंथ है मानव धर्मसार, वाम मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाटक जो हैं इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या पूछा है 14 नंबर क्वेश्चन में? कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामविलास शर्मा के हैं? साहित्य की प्राचर्यात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थ की कसौटी पर हल किया जा सकता है। अगला है कि वास्तविक जीवन तथ्यों की ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। अगला है कि पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद है कि अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा पहला और तीसरा। पहला और तीसरा हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या पूछा है 15 नंबर क्वेश्चन में? पूछा है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम जो है वो लगाइए।
तो इसमें से हमें बताना है सही अनुक्रम। तो सबसे पहले जो है वो आएगा उसने कहा था। उसने कहा जो कहानी है 1915 की है। फिर है आकाशदीप। आकाशदीप का समय है 1930। फिर है ईदगाह, इसका समय है 1933। फिर है परिंदे, परिंदे का समय है 1956। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? भारत भारती की रचना मुसद्दो जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। राष्ट्रीय संस्कृति चेतना जागने में यह कृति विफल रही है। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्ताश्रय कैफी से प्रभावित थे। इसमें अधांत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो होगा सी, ए और सी। तो ये और सी जो है किस ऑप्शन में ये हैं हमारे ये ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास हैं, कौन कौन से हैं? धरती धन्ना अपना, ठीकरे की मगनी, कठगुलाब, यथा प्रस्तावित। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जो दलित जीवन पर आधारित उपन्यास हैं वो हैं धरती धन्ना अपना और यथा प्रस्तावित। तो इसका राइट आंसर होगा ए और डी। ए और डी हमारा बी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। धरती धन्ना अपना किसका उपन्यास है? जगदीश चंद्र का है। ठीकरे की मंगनी नसीरा शर्मा का है। कठगुलाब मृदुला गर्ग का है। और यथा प्रस्तावित किसका है? गिरिराज किशोर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या पूछा है 18 नंबर क्वेश्चन में? कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम जो है वो कौन सा है? तो सबसे पहले कौन सा नाटक आएगा भीष्म साहनी का? वो आएगा हनूस। हनूस का जो समय है वो है 1977। फिर है माधवी। माधवी का समय है 1985। फिर है रंग दे बसंती चोला, इसका जो समय है 1998 है। फिर है आलमगीर। आलमगीर का जो समय है 1999 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या पूछा है कि कालरिज के अनुसार कालरिज के जो कथन हैं वो कौन से हैं? कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। कल्पना गायत्री प्रतिभा है या कवि सर्जन की सृजनात्मकता है। कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुप्रकृत है। कल्पना में वैज्ञानिक श्रृंखला नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी और सी। बी और सी हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र, काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सौंदर्य बोध और शिवत्व का बोध। ये जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या पूछा है कि किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहारिद से प्राप्त निपुणता और काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर किए गए अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? किसने माना है? अभिनव गुप्त ने, विश्वनाथ ने, राजशेखर ने, मम्मट ने। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मम्मट ने। किसने माना है? मम्मट ने। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन है। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 22 है कि हिंदी में प्रचलित सिफारिश जो है किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, फारसी का, अरबी का या तुर्की का? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अरबी का। किसका है? अरबी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं। जैसे हिंदी में जो शब्द हैं वो कौन से हैं? आन, गोबर, घोड़ा, सुर्ख, खीर, भात। फारसी का जो शब्द है कबूतर, कमीना, खरगोश, आमदनी, हफ्ता आदि। अरबी के जो शब्द हैं वकील, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफा। तुर्की के जो शब्द हैं चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, कालीन, गलीचा। ये जो है उर्दू किसके शब्द हैं? तुर्की के हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला स्थापना है, दूसरा तर्क है। तो स्थापना क्या है कि जैसे विश्व में विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस। क्योंकि तर्क है क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती है। बिल्कुल सही। स्थापना और तर्क दोनों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। चौबीस नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? स्वदेश, रति, वैपूर्ण, वैफुत्य, वैवर्ण, प्रलय, स्तंभ, रोमांच, निर्वेद, स्वरभंग, व्रीणा। बेपथु, वैवर्ण, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। व्रीणा, बेफत्तु, वैवर्ण, स्वदेश, स्वद और असूया। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? सात्विक चेष्टाएं जो हैं उन कितनी मानी गई हैं? इनको 8 माने गए हैं। कितने? 8। जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैफुत्य, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि अबारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? शरत चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र
बिमल मित्र। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा शरत चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम जो है वो क्या है? तो आचार्यों में से सही कालक्रम जो है वो क्या है? तो सबसे पहले कौन से आचार्य आए हैं? सबसे पहले जिनका समय है वो है दंडी। इनका समय है 7वीं शताब्दी उत्तराधार। फिर है आनंद वर्धन। आनंद वर्धन का 9वीं शताब्दी मध्य भाग। फिर है कुंतक। कुंतक का जो समय है 10 से 11वीं शताब्दी। फिर है रुयक। रुयक का समय है 12वीं शताब्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या पूछा है कि प्लेटो के अनुसार एक सामर्थ्य कवि जो है काव्य रचना किस प्रकार से करता है? किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। सचेष्ट कलात्मकता प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर। दैवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा। अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 28 है। क्या है 28 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है? तो सबसे पहले जो रचना आएगी वो आएगी आंसू। आंसू का जो समय है 1925 है। कितना है? 1925। फिर है पल्लवन। पल्लव का जो समय है 1928 है। कितना है? 1928। फिर है स्वप्न। स्वप्न का जो समय है 1929 है। फिर है साकेत। साकेत जो है 1931 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। पल्लव 1928 सुमित्रानंदन पंत की है। स्वप्न 1929 राम नरेश त्रिपाठी की है। साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्या पूछा है 29 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो तमस, राग दरबारी, महाभोज, झूठा सच, सुकुल बाबू, शेखर, रिचर्ड, रंगनाथ, तारा। तो इसमें जो है तमस उपन्यास से कौन संबंधित है? रिचर्ड। उसके बाद राग दरबारी से जो संबंधित हैं वो हैं रंगनाथ। महाभोज से जो संबंधित हैं वो हैं सुकुल बाबू। झूठ और सच से तारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 4। ये हो जाएगा हमारा सी आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। तमस जो है ईयर देख लेते हैं। ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, हिंदी साहित्य आएगा तो वर्ष तो पूछा ही जाता है किसी ना किसी क्वेश्चन। वैसे 3-4 तो क्वेश्चन इस टॉपिक ऐसे बनते हैं, नहीं तो एक तो क्वेश्चन मिलेगा ही जरूर। कि तमस का जो समय है वो क्या है? 1973। रिचर्ड पात्रा भीष्म सानी का उपन्यास है।
राग दरबारी 1968 है, रंगनाथ श्रीलाल शुक्ल। महाभोज जो है 1979 का है, शुक्ल बाबू इसके पात्र हैं। मन्नू भंडारी उपन्यासकार हैं। झूठा सच 1958 और 60 का है, तारा इसके पात्र हैं और यशपाल का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में? क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है? केशवदास, भिखारी, भूषण, सेनापति केशवदास, बिहारी भूषण केशवदास, सेनापति बिहारी, केशवदास, सेनापति भूषण, बिहारी। तो सबसे पहले जो हैं वो आएंगे केशवदास। तो केशवदास 2 ऑप्शन में मिल रहा है तो 2 कट जाते हैं। चलिए केशवदास का हम पहले समय लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 1555। फिर आएंगे बिहारी। तो केशवदास के बाद बिहारी तो डी ऑप्शन में है नहीं, ये कट जाएगा। ये बिहारी 1559। फिर है भूषण का समय है 1613। फिर है सेनापति का जो समय है 1589। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? अधूरे सस्ताकार, इतिहास और आलोचना, प्रेमचंद्र और उनका युग। तो कामायनी एक पुनर्विचार रचना है मुक्तिबोध की। आधे अधूरे जो है वो किसका है? अरे आधे अधूरे नाम आ रहा है बार बार। अधूरे शास्त्राकार नेमिचंद्र जैन की है। फिर है इतिहास और आलोचना नामवर सिंह की है। फिर है प्रेमचंद्र और उनका युग, ये है रामविलास शर्मा की। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्या है कि गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। दूसरों के मनफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि जो है वो विवश है। कवि पैसों के लिए गीत लिखता है। कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो गीत और फरोश में कविता क्या कहना है कवि का? तो ये है कि दूसरों के मनफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि जो है वो विवश है। गीत फरोश जो है ये रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की, 1953। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं काव्य संग्रह की चकित दुख 1968 का, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, इदम ना मम 1977, संप्रीत 1982। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या पूछा है 33 नंबर क्वेश्चन में? कि निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबंध लेखकों से सुमेलित कीजिए। विचारधारा और लेखक, जैसे मार्क्सवाद जो है किस लेखक की विचारधारा है? तो ये है एंगल्स की। अस्तित्ववाद किसकी है? काफ्का की है। मनोविश्लेषणवाद किसकी है? युंग की है। और उत्तर आधुनिकता है रोला वर्थ की है। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला किस ऑप्शन में है? तो पहले का दूसरा ये है हमारा ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है। क्या है क्वेश्चन 34? कि निम्नलिखित में से क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 क्रांतिकारी कविताएं हैं और रचनाकार हैं। वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है? ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है। सॉरी, माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है, नहीं ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की ही है। फिर है जवानी, जवानी किसकी है? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, भट्ट की नहीं, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। फिर है हिमद्री तुंग श्रृंग, ये किसकी है? ये जो है वो है जयशंकर प्रसाद की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का पांचवा। ए का पांचवा हमारा किस ऑप्शन में है देखना पड़ेगा। ए का पांचवा हमारा सी ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 35 है कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है या उद्देश्य वर्धक वाक्य है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये जो है वो एक मिश्र वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है इस अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 36 है। क्या पूछा है 36 नंबर क्वेश्चन में? कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला स्थापना दूसरा तर्क। तो स्थापना क्या है? स्थापना है कि भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क है क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये और आर, स्थापना और तर्क दोनों ही सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 37? कि शास्त्र अनुसार अर्थ प्राकृति के प्रकार हैं, कौन से हैं? यतन, विमर्श, बिंदु, बीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? शास्त्रानुसार के अर्थ जो हैं वो कौन से हैं? बिंदु और बीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी और डी किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा सी ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शास्त्र अनुसार के जो हैं कथा वस्तु में इसके कितने भेद बताए गए हैं? 5 भेद। वो कौन से हैं? बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिय और कार्य। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? कि निम्नलिखित आत्मकथाओं को उसके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। हाथ से मुड़ कर देखता हूँ, शिकंजे का दर्द, जूठन। तो हाथ से जो है वो किसकी रचना है? हाथ से जो है वो है रमणिका गुप्ता की है। मुड़ के देखता हूँ किसकी है? राजेंद्र यादव की है। शिकंजे का दर्द किसकी है? सुशीला टंक भोरे की है। जूठन जो है वो किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो ए का पांचवा हमारा किस ऑप्शन में है? तो ए का पांचवा हमारा एक ही ऑप्शन में है, वो है सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है?
39 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पीछे लगा जाय था लोके भेद के साथ, आग थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्ति में कबीर क्या कहना चाहते हैं? लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परमत्त से दूर था। लोक और वेद की रूढ़िवादिता से परमत्त के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त था। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परमत्व का साक्षात्कार किया। सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लोक और वेद का अनुसरण करने के लिए मैं परमत्व से दूर था। फिर है सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। तो ये और सी सही हो जाएगा हमारा। ये और सी हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये और सी हमारा बी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्या पूछा है 40 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही। तो पश्चिमी हिंदी की बोली जो नहीं है वो है मगही। मगही जो है वो बिहारी हिंदी है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 41 है। क्या है? काव्य पंक्तियां हैं और उनके रचनाकार हैं। तो इसमें हमें काव्य पंक्तियां और रचनाकारों को सुमेलित करना है। पंक्ति है कौन परी या बनियारी, नित नीर भरी गगरी ढरकाबे। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है? प्रताप शाही की। उसके बाद है गुल गुली गुल में गलीचा है, गुली है जन है, चांदनी है चिक है, चिरांगान की माला है। ये जो है किसकी है? पद्माकर की पंक्ति है। फिर है सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के दन युद्ध जुरियो मैं ने कुजे ना मुरके। ये जो पंक्ति है किसकी है? ठाकुर की। फिर अगली पंक्ति जो है वो किसकी है? ये जो पंक्ति है वो है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस है, बिरस उल्टी कहत नवीन। तो ये पंक्ति है देव की। किसकी है? देव की। तो डी का पहला, तो डी का पहले से हम को मैच करते हैं। डी का जो पहला है किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि कीनो हु कौरिक जतन, अब कही कढ़े कौन, भो मनमोहन रूप मिली पानी में को लौन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। कृष्ण की रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरिक का अर्थ है कचोटना। तो इस दोहे का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? ए और बी। ए और बी हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोहे का पूर्ण अर्थ जो है वो क्या है कि जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण का रूप समा गया है। अब कोई कितनी भी यत्न कर ले यानी प्रयास कर ले, मैं जैसे पानी से नमक को अलग करना असंभव है,
वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण का प्रेम मिटाना असंभव है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं के उसके प्रतिपादकों से सुमेलित कीजिए। काफी बड़ा क्वेश्चन है। जैसे रसास्वाद में वासना, रसास्वाद में वासना, वासनात्मकता तथा स्थिर मनोवृत्ति जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती हैं। इसीलिए यह वासना का संशोधन करके यह साधारणीकरण करता है। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है? अज्ञे की है। उसके बाद दूसरी पंक्ति है कि काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण करके, साधारणीकरण, ये जो पंक्ति है वो है रामचंद्र शुक्ल की। आप पूरी पंक्ति देख लो कि काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना की साधारणीकरण मानना मनोवैज्ञानिक के अधिक अनुकूल है। किसकी पंक्ति है? रामचंद्र शुक्ल की। अगली पंक्ति है कि लोक हृदय की यह सामान्य अंता भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित और कृत्रिम नहीं है। ये जो पंक्ति है डॉक्टर नगेंद्र की है। यहाँ पर ऑप्शन में ये है डॉक्टर नगेंद्र। उसके बाद ये जो पंक्ति है कि जब चमत्कारिक अर्थ पर मर जाता है तब उस शब्द की रगोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिसमें पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है। तो ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? पहले का दूसरा था, दूसरे का पहला था, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या, क्योंकि इसमें शॉर्ट में ही लाइन दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्या पूछा है 44 नंबर क्वेश्चन में? 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शुद्धा लक्षणा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अभिधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्या पूछा है 45 नंबर क्वेश्चन में? पूछा है कि अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्य पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया? वर्तमान साहित्य, बागार्थ, हंस, दस्तावेज। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हंस। किसने किया? हंस पत्रिका ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हंस जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? दिल्ली से। 1986 से 1913 तक प्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव के समापन से निकलती रही है। हंस के संपादक या संस्थापक मुंशी प्रेमचंद्र थे, जिन्होंने कई वर्षों तक इसका संपादन किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है 46 नंबर। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? मलयज की, रामस्वरूप चतुर्वेदी की, परमानंद श्रीवास्तव की या प्रभाकर छेत्री की? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा परमानंद श्रीवास्तव की। जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं कवि कर्म और काव्य भाषा परमानंद श्रीवास्तव की हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। परमानंद की अन्य रचनाएं हैं आलोचनात्मक, जैसे नई कविता का परिपेक्ष,
1965। हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965। उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा समकालीन कविता का व्याकरण 1980। शब्द और मनुष्य 1988। कविता का यथार्थ 1999। अन्य लेखक हैं, उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं, जैसे मलयज की हैं कविता से साहित्यकार और संवाद और एकालाप। अगले लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनकी आलोचनात्मक कृति हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ की आलोचना, आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, कविता का पथ, कामायनी का मूल्यांकन। प्रभाकर छेत्री की हैं कविता की तीसरी आंख, संवाद, रचना एक यातना है, सौंदर्य का तात्पर्य। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है? आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। पत्नी के मर जाने से घर गृहस्थी और संपत्ति नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। उसके बाद है कि कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि आचारहीन वेद और विरोधी लोग संज्ञानी और संज्ञानी कहलाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है, आज के वर्तमान में बिल्कुल फिट बैठ रही है। उसके बाद है सी, तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी। ये और सी किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझें। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? बरुचि का, चाणक्य का, चंद्रगुप्त का, राक्षस का? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा चाणक्य का। किसका है? चाणक्य का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर अब रजती कमलिनी कुल प्रल्हव की प्रभा। इन पंक्तियों का आशय क्या है, यानी अर्थ क्या है? सूर्यास्त हो गया था, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़ियां अपनी नीड़ों में विश्राम कर रही थीं, पेड़ों की फुनगारियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? बी और डी। बी और डी हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा बी ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका में रंग भेद या उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट और तीसरी सत्ता। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा पहला गिरमिटिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो ये थी इस क्वेश्चन की व्याख्या। आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।